क्विंटन डी कॉक के बल्ले से निकले हर रन ने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के चेहरे पर एक सवालिया निशान छोड़ दिया है। 46 गेंदों में 90 रन। ये सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं है, यह उस दबाव का प्रतीक है जिसमें भारतीय टीम मुल्लानपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 51 रनों से सिमट गई और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। टॉस जीतकर गेंदबाजी लेने का फैसला भारत को भारी पड़ा, लेकिन क्या सिर्फ यही हार की वजह थी? शुभमन गिल का पहली गेंद पर आउट होना और कप्तान सूर्य कुमार यादव का एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में विफल रहना, ये सिर्फ इस मैच की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर में आई एक बड़ी दरार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गिल और सूर्य कुमार की T20 इंटरनेशनल फॉर्म वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी में सबसे बड़ी बाधा बन रही है? क्या टीम मैनेजमेंट अब भी इन दो सितारों पर भरोसा रखेगा, या हमें जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? मुल्लानपुर की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन जब क्विंटन डी कॉक ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर पहला छक्का जड़ा तो ये साफ हो गया कि भारतीय गेंदबाजों के लिए ये शाम आसान नहीं होने वाली है। डी कॉक ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और जिस तरह से उन्होंने बड़े शॉट खेले उससे भारतीय गेंदबाजी का आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगा गया। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 4 ओवर में 45 रन दिए, दोनों ही बेहद महंगे साबित हुए। खासकर अर्शदीप सिंह ने 13 गेंदों का एक लंबा ओवर फेंका जिसमें 7 वाइड शामिल थीं। ये दिखाता है कि भारत ने न केवल बल्ले से बल्कि गेंद से भी अपनी लय खो दी। वरुण चक्रवर्ती 29 रन देकर 2 विकेट लिए और अक्षर पटेल 27 रन देकर 1 विकेट लिए ने कुछ हद तक किफायती गेंदबाजी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रीजा हेंड्रिक्स 8 रन के आउट होने के बाद डी कॉक ने कप्तान एडन मार्करम 29 रन के साथ 83 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। भले ही डी कॉक 90 रन पर रन आउट हो गए और शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी ने दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट खोकर 213 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाने की नींव रख दी। अंतिम ओवरों में डोनावन फरेरा नाबाद 30 और डेविड मिलर नाबाद 20 की तूफानी पारियों ने भारतीय गेंदबाजों की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया, जिन्होंने आखिरी 10 ओवरों में 123 रन लुटाए। 214 रनों का विशाल लक्ष्य सामने था और भारतीय प्रशंसकों को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा से तेज शुरुआत की उम्मीद थी। लेकिन दर्शकों को पहली ही गेंद पर झटका लगा जब शुभमन गिल बिना खाता खोले लुंगी नेगीडी की गेंद पर चलते बने। ये भारतीय पारी का टर्निंग पॉइंट था। बड़े स्कोर का पीछा करते हुए आपको एक ठोस नींव की जरूरत होती है, लेकिन भारत का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। शुभमन गिल 1 गेंद खेलकर 0 रन बनाए। अभिषेक शर्मा 8 गेंद खेलकर 17 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव 4 गेंद खेलकर 5 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने कुछ तेज शॉट्स लगाए, लेकिन मार्को यानसन ने उन्हें जल्दी पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 5 रन बनाकर चलते बने। स्कोर 4 विकेट खोकर 67 रन हो गया था और जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। मिडिल ऑर्डर में युवा तिलक वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। 34 गेंदों में 62 रन की उनकी जुझारू पारी, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे, ने सिर्फ हार के अंतर को कम किया। लेकिन दूसरे छोर पर उन्हें किसी बड़े बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। अक्षर पटेल ने 21 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने 20 रन बनाए की धीमी पारियां खेलीं, जिससे आवश्यक रन रेट आसमान छूने लगा। अंतिम ओवरों में दक्षिण अफ्रीका के ओटनील बार्टमैन 24 रन देकर 4 विकेट लिए ने घातक गेंदबाजी करते हुए भारत के आखिरी 5 विकेट सिर्फ 9 रन पर गिरा दिए। पूरी टीम 19.1 ओवर में 162 रन पर ऑल आउट हो गई और 51 रन से मैच हार गई। ये हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, ये T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम के लिए एक गंभीर चेतावनी है। टीम के 2 सबसे बड़े सितारे कप्तान सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान शुभमन गिल लगातार T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में संघर्ष कर रहे हैं। शुभमन गिल की फॉर्म भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। गिल, जो टेस्ट और वनडे में भारत के भविष्य के कप्तान माने जाते हैं, T20 फॉर्मेट में अपनी लय खो चुके हैं। गिल ने इस मैच में 0 और पिछले मैच में 4 रन बनाए थे। गिल को अक्सर वनडे और टेस्ट की तरह पारी को एंकर करने वाला बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन T20 में, खासकर पावर प्ले में, उन्हें अभिषेक शर्मा की तरह आक्रामक शुरुआत देने में मुश्किल आ रही है। गिल को टीम में बनाए रखने के लिए संजू सैमसन जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज को बाहर बैठना पड़ा। क्या टीम मैनेजमेंट को अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए? क्या ओपनिंग स्लॉट में गिल के ऊपर इतना दबाव बनाना सही है, जबकि अन्य विकल्प मौजूद हैं? सूर्य कुमार यादव, जिन्हें मिस्टर 360 और T20 इंटरनेशनल के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का ताज पहनाया गया था, उनकी फॉर्म भी चिंता का विषय है। सूर्य कुमार को जब भी अच्छी शुरुआत मिलती है, वह उसे एक बड़ी पारी में बदलने में विफल रहते हैं। इस मैच में वो 5 रन बनाकर आउट हुए और पिछले मैच में 12 रन बनाए थे। हार के बाद खुद सूर्य कुमार यादव ने माना कि उन्हें और शुभमन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और लंबी पारी खेलनी चाहिए थी।
उन्होंने कहा, हम हर बार अभिषेक पर निर्भर नहीं रह सकते। मुझे, शुभमन को और बाकी कुछ बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। 2026 टी20 विश्व कप केवल कुछ महीने दूर है। अगर कप्तान ही फॉर्म में नहीं होंगे तो टीम की तैयारी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। क्या सूर्यकुमार पर कप्तानी का अतिरिक्त बोझ उनके स्वाभाविक आक्रामक खेल पर असर डाल रहा है? क्या आपने कभी सोचा था कि टी20 क्रिकेट में कोई टीम भारत को सबसे ज्यादा बार शिकस्त देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती है? मुल्लानपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए दूसरे टी20 मुकाबले ने सबको चौंका दिया। एक तरफ जहां घरेलू मैदान पर भारत को रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी, वहीं दूसरी तरफ क्विंटन डी कॉक की 90 रन की तूफानी पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर लिया। दक्षिण अफ्रीका ने इस जीत के साथ टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ अपनी 13वीं जीत दर्ज की। इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया 12 जीत और इंग्लैंड 12 जीत जैसी टीमों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे तेज गेंदबाजों की मौजूदगी के बावजूद ये जोड़ी अपने 14वें मैच में पहली बार हारी? क्या भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करना ही सबसे बड़ी गलती थी? इस हार के बाद अब आने वाले मैचों में टीम इंडिया का मनोबल कैसा रहेगा और क्या भारत इस सीरीज में वापसी कर पाएगा? इस हार के बाद भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं और सबसे मुखर आवाज रही है पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा की। चोपड़ा ने मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल को प्रमोट करने के फैसले को नासमझी भरा करार दिया है। 214 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जब शुभमन गिल 0 पर आउट हुए तो सबको उम्मीद थी कि कोई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज आएगा, लेकिन गंभीर ने सबको चौंकाते हुए अक्षर पटेल को नंबर 3 पर भेज दिया। अक्षर पटेल ने 21 गेंदों पर 21 रन बनाए और इस धीमी पारी ने आवश्यक रन रेट को इतना बढ़ा दिया कि भारत कभी मुकाबले में नहीं आ सका। गंभीर के इस ब्लंडर का सीधा खामियाजा शिवम दुबे को भुगतना पड़ा, जिन्हें फ्री हैंड से खेलने का मौका ही नहीं मिला। सवाल यह है कि एक तरफ जहां शिवम दुबे जैसा पावर हिटर डगआउट में बैठा था, वहीं गंभीर ने क्यों एक ऐसे ऑलराउंडर पर दांव खेला जो तेज गति से रन बनाने में सहज नहीं है। इतना ही नहीं, इस मैच में हार्दिक पांड्या का संघर्ष भी भारत के लिए गेम टर्निंग फैक्टर साबित हुआ। एक समय भारत का स्कोर 4 विकेट खोकर 67 रन पर था जब हार्दिक क्रीज पर आए। उनसे एक बड़ी तेज पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह 23 गेंदों पर केवल 20 रन बनाकर चलते बने। हार्दिक की स्ट्राइक रेट 100 से भी कम रही, जिससे तिलक वर्मा पर दबाव बढ़ता चला गया और अंततः टीम इंडिया 162 पर ऑल आउट हो गई। क्या गंभीर अपनी एक्सपेरिमेंट की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं? और क्या टी20 वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक की फॉर्म चिंता का एक बड़ा विषय नहीं है? ये 5 मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। अगला मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। यह मैच सिर्फ सीरीज जीतने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय टीम के लिए अपने टॉप ऑर्डर की समस्याओं को सुलझाने का आखिरी मौका होगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट को अब 3 बड़े सवालों का जवाब देना होगा। नंबर 1, क्या ओपनिंग स्लॉट में गिल की जगह किसी और को मौका दिया जाना चाहिए? नंबर 2, क्या सूर्यकुमार यादव को बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कप्तानी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए? नंबर 3, क्या जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी टी20 में एक साथ कारगर है या किसी विशेषज्ञ स्पिनर को और मौके देने की जरूरत है? भारतीय टीम के पास प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन सही समय पर सही संयोजन ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती है। आपकी राय में टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारतीय टीम को अपने टॉप ऑर्डर में कौन सा बड़ा बदलाव करना चाहिए? तो दोस्तों, आपकी राय में भारत की हार का असली कारण क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।